बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इसमें तो कुछ शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो जितना ताकतवर होता है, इक़्तिदार के अंदर होता है, तो ना उसका एहतसाब हो सकता है, ना उसे किसी मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है और ना ही उसे पूछा जा सकता है, बल्कि वो अदालतों पर भी भारी हो जाता है, मुल्क के तहकीकाती इदारों को भी अपना यगमार बना लेता है और फिर वो जो चाहे वो करता है। खसरो बख्तियार साहब वफाकी वज़ीर रहे और उनके भाई हाशिम जो पंजाब में वज़ीर रहे, दोनों को नैब हाथ ना लगा सका और वो नैब की इंक्वायरी जो उनके मुल्तान में इंक्वायरी हो रही थी, उनके खिलाफ तहकीकात हो रही थी, वो मुल्तान से ट्रांसफ़र कराकर लाहौर ले आए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो सके। इक़्तिदार में रहते हुए किसी को उनको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, अगरचे जो उनके खिलाफ साइलिन थे वो दरख्वास्तें देते रहे, धक्के खाते रहे और 303 अफराद इस आमदन से ज़्यादा असासों वाले केस में गिरफ़्तार भी किए गए, लेकिन किसी ने खसरो बख्तियार साहब को, मखदूम साहब को पकड़ना तो दरकिनार, बुलाना भी गवारा न किया। आसिफ अली ज़रदारी साहब को बड़ा ताकतवर कहा जाता है कि वो बड़े ताकतवर इंसान थे। वो अपना केस नैब का इस्लामाबाद से कराची ना ले जा सके, लेकिन खसरो बख्तियार साहब के पास न जाने कौन सी ताकत थी कि वो उन्हें मुल्तान से लाहौर ले आए। अब देखना यह है कि क्या नई हुकूमत आई है, वाकई जो दावे किए जा रहे हैं कि जो माजी की हुकूमत ने जो कुछ किया उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सकेगी, या हम उसी किस्से को दोहराते रहेंगे, हुकूमतें बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, इदारों के सरबराहान बदलते रहेंगे, नैब में नई तैनातियाँ हो जाएंगी, लेकिन अगर किसी के ऊपर सवालात उठेंगे, अगर किसी के खिलाफ करप्शन के केसेस आएंगे तो वो कोई उन्हें पूछने वाला ना होगा। इस सारे सूरत हाल का आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं रईस एहसन आबिद साहब, एडवोकेट हैं, जो दरख्वास्तें लेके, अगर आप हमारा टीवी कैमरा दिखा सके तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त भी टेबल हमारा भरा पड़ा है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, उन दरख्वास्तों के साथ जो एहसन साहब लेके नैब के दफातर के चक्कर खाते रहे, अब अदालतों में चक्कर खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी से पूछा जा सके कि तुम्हारे पास अरबों रुपए के असासे आए तो आए कैसे। एहसन आबिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। हमारे यहाँ तो कल्चर है, हुकूमत में बैठे हुए शख्स को कोई पूछने वाला नहीं है। आपने माजी में भी जब कभी हमें कहा, हमने खसरो बख्तियार साहब को, उनके भाई हाशिम बख्श साहब को दरख्वास्त की कि वो आके आपके सामने बैठें, लेकिन ना इस बार आए ना माजी में आए। माजी में भी कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले आपका ये प्रोग्राम इसलिए नहीं हो सका था कि वो उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। तो आज हमने सोचा कि चले, वो तो आए नहीं, आप तो तशरीफ़ ले आए हैं। अब केस की नवैयत क्या है? क्या खसरो बख्तियार साहब ECL में आप नाम डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी इत्तलात है कि वो पेशावर से बाहर जा चुके हैं। आपकी शायद इत्तलात इस हवाले से पता नहीं क्या है, लेकिन ये केस अब आपको लगता है हुकूमत बदलने के बाद, क्योंकि अब तो इमरान खान साहब की छतरी भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने प्लेटफॉर्म से मुझे से बंदे को मौका इनायत फरमाया है कि मैं अपना जो ग्रीवेंसेस है, वो मैं अपनी 22 करोड़ आवाम के सामने रख सकूं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होता रहा है और इसमें कोई कानून नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। अगर कानून नाम की कोई चीज़ है तो वो सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों को नहीं है। तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है, आप फरमा रहे हैं कि बेसिकली ये मेरा मुकदमा नहीं है मलिक साहब, बेसिकली ये 22 करोड़ अवाम का मुकदमा है। और किन के ख़िलाफ़ है? जो असल हकीकी चोर, आटा चोर, चीनी चोर और इस मुल्क के जो हकीकी असल डाकू हैं, जो उन्होंने 22 करोड़ अवाम का और इस मुल्क के ख़जाने को, सख्त लफ्ज़ नहीं है सख्त, मैं इससे ज़्यादा, क्योंकि मेरी जो तरबियत है या एजुकेशन इजाज़त नहीं देती, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इससे ज़्यादा जो है ना लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल करूँ। उसकी वजह ये है कि यही वो हकीकी लोग हैं, हकीकी डाकू हैं, एक्चुअल चोर हैं, नौसरबाज हैं, जिनकी वजह से इस ममलकत खुदादाद के गरीब लोगों को आटा क्राइसिस में, चीनी क्राइसिस में, अपने बच्चों को जिंदा, एक नहीं 5 में बच्चों को नदियों में जो है ना जिंदा जो है ना शीरख्वार बच्चों को डालना पड़ा। तो मेरी मुराद नैब में ज़ेर अल्तवा मुकदमा एसेट बयानवीन अगेंस्ट द मखदूम खसरो बख्तियार, एक्स फेडरल मिनिस्टर, और मखदूम हाशिम एक्स सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर। तो मैं थोड़ा सा मलिक साहब आपको और आपके व्यूवर्स को ये थोड़ी सा मैं फैक्चुअल पोजीशन शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके व्यूवर्स
मुकदमा है क्या? यानी ये थोड़ा आमदन सा से ज्यादा असासे हम तो हर शख्स के बारे में क्या लेते हैं? बेसिक इंफॉर्मेशन में शेयर कर दूं ताकि आपके व्यूवर्स और 22 करोड़ आवाम की जो है ना उनको पता चल सके कि जो है एक्चुअल सिचुएशन और एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन है क्या। ठीक। बेसिकली 2018 नैब में मैंने एक क्रिमिनल कंप्लेंट आमदन से ज़ायद असासा जात मखदूम खुसरो बख्तिया और मखदूम हाशिम जुआम बख्त फेडरल एक्स मिनिस्टर सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ फाइल की। तो ऑनरेबल इदारे ने मेरी कंप्लेंट से इत्तेफाक करते हुए पहला स्टेप इनका होता है वेरिफिकेशन, आप जानते हैं और सारे व्यूअर्स जानते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। तो उन्होंने कहा कि वाकई इस कंप्लेंट में जान है और एविडेंसेस के साथ है तो वेटफुल है। तो पहले प्रोसेस में मेरी वो कंप्लेंट को वेरीफाई किया गया, पास किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, तहकीकात शुरू कर दी गई, तहकीकात शुरू कर दी गई। और आपने बड़ा खूबसूरत फरमाया है 8 से 10 माह 1 साल, फिर आपको पता है नैब हुकूमत वाले लोगों के खिलाफ तो कुछ करता नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब तो कहते रहे साफ शफाफ मैं उस तरफ आ रहा हूँ, मैं कोल्ड स्टोरेज में मेरी फाइल डाल दी गई। फिर मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट के हुक्म पर बाज़ाब्ता नैब ने चाहते हुए भी जो है ना वो कोई इंक्वायरी बाज़ाब्ता नहीं की। वो ऑनरेबल कोर्ट के हुक्म के ऊपर बाज़ाब्ता इंक्वायरी का नोटिफिकेशन जमा करवाया और उसके बाद फिर जनाब ये नैब का इदारा, क्योंकि हुकूमत में थे, एक फेडरल मिनिस्टर था, एक सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर था, फिर 8 से 10 माह 1 साल जो है ना जनाब, फिर जनाब कोई सुनवाई ना हुई मेरी। मैं फिर वही, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने अपने मुहब्बे वतन होने का और अपने इस मुल्क की जो है ना जो मेरी ज़मीर था उसके मुताबिक मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर मैंने 1.5 साल बाद फिर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का जो है ना दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, वो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, स्क्रीन में भी चल रहा है कि उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि इंक्वायरी को जो है ना इन्होंने अंडरटेकिंग दी नैब ने कि 90 दिन में हम इसकी कंक्लूड करके रिपोर्ट जमा करवाएंगे। वो 90 दिन भी गुजर गए, आज 2 साल फिर आप कंटेम्प्ट में चले गए, 2 साल ओवर हो गए। अब कल मेरी ऑनरेबल कोर्ट में दोबारा दूसरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी है। क्या केस क्या है? आप कैसे समझते हैं कि उन्होंने आमदन से जायद असासे बनाए? बेसिकली मलिक साहब, आमदन से जायद असासे इस वजह से है, ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, आपने खुद ही फरमा दिया है। नॉमिनेशन पेपर, और आपको याद होगा 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक एफिडेविट आया था, ठीक है, नॉमिनेशन पेपर के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के पास कि आपकी जो अमाउंट है, जो आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ है राउंड अबाउट, वो सारी प्रॉपर्टी की वर्थ जो है ना मेंशन करें यहाँ पर, ठीक है, एफिडेविट में और नॉमिनेशन पेपर में। ठीक है, ये मेरे पास जनाब वाला एफिडेविट भी है और नॉमिनेशन पेपर चाहते हैं वो स्क्रीन पे लोग देख भी लें। हाँ जी, मैं वो दिखा भी रहे होंगे मखदूम साहब, ठीक है ना सर। उसमें इन्होंने सिर्फ अपने 20 करोड़ रुपए के जो है ना एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, ओनली 20 करोड़ रुपए, जबकि मैंने ये नैब की पहली रिपोर्ट है जिसमें वो आपके स्क्रीन पर भी चल रही है। और असासे हैं कितने? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पहली रिपोर्ट के मुताबिक जनाब इनके असासे जो है ना पहली रिपोर्ट में 100 अरब रुपए के गुनहगार साबित हुए। यानी 20 करोड़ उन्होंने असासे कहे 2018 में, लेकिन हैं 100 अरब रुपए के। पहली मेरी बात नहीं है, से बात नहीं है, ये मैं सारा रिकॉर्ड लेके आया हूँ। ये डीजी नैब मुल्तान ने जो पहली इंक्वायरी कंडक्ट की उसमें 100 अरब रुपए के एसेट्स, ये मेरे पास रिपोर्ट भी है। लेकिन पंडोरा लीक्स में भी नाम आ गया था उनका। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, सिर्फ मैं एक सेकंड, ये जनाब इंक्वायरी रिपोर्ट है। इसके बाद जनाब ये सिर्फ इनके असासे जो है ना यहाँ इन्होंने मेंशन किए हैं नॉमिनेशन पेपर में भी और एफिडेविट में भी, ये देखें सिर्फ ओनली 20 करोड़, जबकि नैब की पहली रिपोर्ट जो मुल्तान में थी उसके मुताबिक ये 100 अरब रुपए के गुनाहगार साबित हुए। और इसके बाद मलिक साहब इनका रेफरेंस दायर होना था। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेयरमैन नैब को जो है ना, क्योंकि हुकूमत में थे, चेयरमैन नैब आपको पता है बादशाह लोग हैं, दरवेश लोग हैं, उन्होंने एक अनलॉफुल मैं कह रहा हूँ, अब आज मैं आपको वो लॉ भी बताऊंगा, एक जो है ना डिस्क्रिप्शन पावर इस्तेमाल करके अनलॉफुल उन्होंने जो है ना इंक्वायरी मेरी मुल्तान से लाहौर ट्रांसफर कर दी। जबकि मैं यहाँ पर ये कानून भी आपको बता दूँ मलिक साहब, बहुत कम लोगों को ये पता है, चेयरमैन नैब जो है ना इंक्वायरी एक डीजी से दूसरी डीजी के पास वो ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं है, उसको सिर्फ
अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है मलिक साहब, उसको एक कोर्ट में दूसरी कोर्ट में करने का इख्तियार है। आपको याद होगा मलिक साहब, ज्यादा दूर ना जाए, 2 साल पहले सदर आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, उनकी हुई थी? नहीं हुई थी। तो उसका ये एक नोटिफिकेशन मध्यम साहब उन्होंने जो है ना, यानी ये इमरान खान हुकूमत के एक वजीर के कारनामा है ये जनाब। ये तो समझो कि 2 वजीर, एक बड़े भाई भी वजीर, छोटे भाई भी, ये 2 लोग हैं। अब दरमियान वाला जो आप बात कर रहे हैं पेंडोरा पेपर्स की, अब ये मलिक साहब मैं नहीं कह रहा, उसका दरमियान वाला जो भाई बेनामीदार है, उसका पेंडोरा पेपर्स में भी नाम आ गया है। ऑफशोर्स कंपनी, ऑफशोर एसेट्स। तो खान साहब ने कहा था उसकी तहकीकात करेंगे, इमरान खान साहब ने कहा था, याद है आपको? मलिक साहब वो तहकीकात करें ना करें, आपको पता है रियासत मदीना में उन्होंने बड़े दावे किए, कोई एक दावा साबित हुआ? मुझे आप बता दें, मेरा आपसे सवाल है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें, मेरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है नाअहली का, उसमें ऑलरेडी ये प्लेस ऑन रिकॉर्ड मैंने कर दिया है। अब ये मेरी हेयर से बात नहीं है, ये पेंडोरा पेपर्स के पेपर्स मेरे पास पड़े हुए हैं जनाबे वाला, कोई उसमें पूरी फैमिली, जिसमें मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं मलिक साहब यहाँ पर एक लफ्ज़ ऐसा नहीं बोलूँगा जैसे कि मेरे पास सबूत ना हो। ये देखें, ये पेंडोरा पेपर्स, अगर आप कैमरामैन साहब ये दिखा सकें, ये पेंडोरा पेपर्स, और जनाबे वाला ये लिखा हुआ है पेंडोरा पेपर्स में, ठीक है, फैमिली ऑफ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन खुसरो बख्तियार, मतलब कि होल फैमिली। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि जो है ना कि ये मेरे भाई के हैं या ये मेरे किसी और रिलेटिव के हैं। पेंडोरा पेपर्स में तमाम फैमिली का नाम आ गया। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाबे वाला ये तो पेंडोरा पेपर्स, स्विस अकाउंट में 797 बिलियन डॉलर के ऑफशोर अकाउंट, वो भी जनाबे वाला यहाँ पर इनके जो है ना, ये मेरे वो किसके हैं? ये इसी फैमिली के हैं, खुसरो बख्तियार फैमिली के हैं। ये देखिए, आपका अगर कैमरामैन दिखा सके, 8 बिलियन, ये नहीं 797 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर। 7, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इस पे भी नैब ने कुछ नहीं पूछा किसी से? ये मलिक साहब, ठीक है, ये देखिए जरा, नैब ने इसमें भी नहीं पूछा उनसे? नैब ने इसके ऊपर भी नहीं पूछा जी। ठीक हो गया, लेकिन मैंने ये नैब को जो है ना इरसाल कर दिया है। ठीक है, ठीक है। अब आप फरमा रहे थे जी ECL के ऊपर, एक आपका पॉइंट, आज से मलिक साहब 2 महीने पहले, एक तो इसको छोड़ दें, आज से मलिक साहब 2 महीने पहले चेयरमैन नैब को मैंने ऑलरेडी अपने रिमाइंडर्स दे दिए हैं कि भाई इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किनके खिलाफ? ठीक है, मैं पिटिशनर हूँ और ये रिस्पोंडेंट है मखदूम खुसरो बख्तियार, एक्स फेडरल मिनिस्टर, और मखदूम हाशिम जवां बख्श, एक्स सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर। वो रिमाइंडर्स मैंने ऑलरेडी 2 महीने दे दिए थे कि कभी इम्कान है, एक तो मेरे ऊपर प्रेशराइज भी कर रहे हैं, मुल्क से बाहर चले जाएंगे, आपको डराने धमकाने की कोशिश करते रहे। मैं गुजारिश करता हूँ, अगर ये चले, क्विकली करें ताकि जी, अगर ये चले गए तो ये शवाहिद हैं, इसके खिलाफ मैं आपके खिलाफ तौहीन अदालत की जो है ना कार्रवाई आपके खिलाफ भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद इन्होंने इतना मेरे ऊपर प्रेशर किया, यकीन मानिए मलिक साहब, मेरे ऊपर FIA को इस्तेमाल करके, उस वक्त हुकूमत थी, मैं एक रियासत मदीना की हुकूमत, रियासत मदीना की हुकूमत में जो दावेदार होते थे रूल ऑफ लॉ के मलिक साहब, उसी जो है ना रियासत मदीना में मेरे ऊपर FIA को इस्तेमाल करके हीनियस ऑफेंस 419, 162 और 399 जैसे ऑफेंस लगाकर मुझे डराया धमकाया गया कि आप जो है ना केसेस से जो है ना पैरवी से वापस आ जाएं। लेकिन जो मेरा नज़रिया ये है मलिक साहब, मेरे मॉडल कायदे आज़म हैं और इसी कायदे आज़म भी एक वकील थे, मैं भी वकील हूँ। आप 4 साल से लड़ते चले आए मैं, और मैं चेयरमैन नैब के साहब के लिए जो है ना एक जनाबे वाला कोई अशार लेके आया हूँ अपनी ग्रीवेंसेस की। जल्दी से सुना दे ताकि फिर हमें आगे बढ़ना है प्रोग्राम में। मेरे इंतहाई मोहतरम चेयरमैन नैब साहब, आपके लिए है, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग,
दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मेरे ऑनरेबल चेयरमैन नैब साहब, मेरा आपसे भी सवाल है, अगर मेरे साथ ये जो 4 साल से, मेरा मुकदमा नहीं है मलिक साहब, ये मेरे 22 करोड़ अवाम का मुकदमा है, ये करप्शन केस है, ये उन लोगों के खिलाफ है जिसने मेरे मजलूम गरीब लोगों का आटा चुराया है, बिजली चुराई है, और चीनी चुराई है। वो कहते हैं मेरे पास 20 करोड़ के असासे हैं, एफिडेविट देते हैं, गोशवारा फिल करते हैं, लेकिन आप कहते हैं 100 अरब रुपए की मालियत की उनके असासे हैं। मलिक साहब, मैं हेयर से सिर्फ पाकिस्तान में ये पहली रिपोर्ट आई है। अब जो आई है ऑफशोर, जो पेंडोरा पेपर्स में आए हैं, उनकी एसेट्स की वर्थ की तो अभी वो एस्टिमेशन नहीं हुई। उसके बाद ये स्विस अकाउंट में जनाब के वाले मैंने रख दी हैं। पता नहीं अब दूसरी जो रिपोर्ट इन्होंने, अभी आपको क्या उम्मीद है, कोर्ट रेफर करेगी नैब को कि ये केस कंप्लीट किया जाए? सर मलिक साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने ऐसे टाइम में मुझे मौका दिया अपनी आवाम से जो है ना ये गुजारिश करने के लिए कि कल मेरी और मैं तमाम अपनी दोस्तों से, 22 करोड़ अवाम से ये इस्तदा करता हूँ दुआ के लिए, कल मेरी तौहीन अदालत लगी हुई है कि एक आर्डर कोर्ट ने पास किया कि 3 महीने में डीजी नैब लाहौर साहब और चेयरमैन नैब साहब आप जो है ना इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करें। पहली रिपोर्ट मलिक साहब 100 अरब रुपए की, अब पता नहीं 500 अरब की आती है, 300 अरब की आती है। वो एहसन साहब, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने जद्दोजहद जारी रखी हुई है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक में इस सेगमेंट के बाद हम एक और जनाब आरफ अलवी साहब जो इस वक्त सदर पाकिस्तान हैं, वो भी एक दयानतदारी का मंबा बने हुए हैं। मलिक साहब मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, मैं जल्दी वाइंड अप करता हूँ। अच्छा, इसके बाद पेंडोरा शुगर स्कैम में 400 अरब रुपए की इलीगल सब्सिडी ली गई, वो भी मेरी ऑनरेबल कोर्ट में ICA मेरी मंजूर हो चुकी है कि जवाब दें इस मुल्क का जो है ना, इस कौम का 400 अरब रुपये आपने कैसे इलीगल सब्सिडी की सूरत में आपने हासिल किया। इसके बाद फर्टिलाइज़र में आपको याद है बहरान था, फर्टिलाइज़र पहले ये मिनिस्टर था मखदूम खुसरो बख्तियार नेशनल सिक्योरिटी फूड का, ठीक है। अच्छा, जब ये नेशनल सिक्योरिटी फूड का मिनिस्टर बना, ये मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है वीट की, क्योंकि आपने कहा वक्त की कमी है, उसमें ये गिल्टी पाया गया कि इसने इजाज़त दी, इससे ECC ने अप्रूवल मांगी। अगर कहते हैं तो वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें इसने कहा कि जी हमारे पास जो वीट के ज़खायर हैं वो वाफिर हैं, जबकि आपकी ज़रूरत 28 mm टन थी और मौजूद भी 28 mm टन थी। फिर आपके बाद आपने देखा कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, तो उसके बाद लोगों ने अपने बच्चों को भूख के मारे नदियों में, शीरख्वार बच्चों को, एक नहीं 6 बच्चों को जो है ना जिंदा जो है ना वो फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद जनाब आ जाता है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का ये फेडरल मिनिस्टर बना, तो खाद का बहरान पैदा हो गया। उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने डायरेक्शन ली हुई है कि इसका जवाब दें कि जिस मिनिस्ट्री में ये असल जो ना, ये जो जिसे कहते हैं ना फनकार, असल फनकार लोग हैं, या हम ऐसा कहते हैं कि असल चोर तो यही है जो दूसरों को कहते थे, जिस मिनिस्ट्री में मलिक साहब जाते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है और उसी चीज़ की बहरान। चलिए एहसन साहब, आप तो इंशाल्लाह आपका केस लगा हुआ है, कोर्ट में भी इंक्वायरी भी मुकम्मल होगी। एहसन आबिद साहब जो है वो डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। खुसरो बख्तियार साहब के भी ये प्लेटफार्म हाजिर है, अपना मौक़िफ़ देना चाहें, उनके भाई हाशिम जो वक्त भी देना चाहें तो हम हाजिर, हम कोशिश करते रहते हैं उनको बुलाने की, लेकिन अक्सर वो आते नहीं हैं इस केस के हवाले से, क्योंकि ये नाजायज़ असासा जात बनाने का पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा केस है। और इमरान खान साहब की हुकूमत ने 4 साल तक ना नैब को इसमें कोई काम करने दिया, ना उनके खिलाफ किसी कार्रवाई को आगे बढ़ने दिया। खान साहब जो हर वक्त दावा करते हैं, तकारीर करते हैं, जलसों से खिताब करते हैं कि वो एक बड़ा साफ़ सुथरा पाकिस्तान बना रहे थे, ये एक वज़ीर, वफाकी वज़ीर की दास्तान है, करप्शन की एक बड़ी दास्तान, और एक सूबाई वज़ीर की करप्शन की बड़ी दास्तान। आस्ता आस्ता देखिएगा आपको बड़े बड़े नाम आएंगे। आखिरी अब आपने रियासत मदीना और इमरान खान साहब की बात की, उनको भी मैं पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। इमरान खान साहब, आपका दावा था रियासत मदीना का, आपने इलेक्ट्रिबल का और माफिया का जो है ना आपने रिजल्ट देख लिया। आपके जो हकीकी वर्कर थे आपने उनको बाईपास करके उसका रिजल्ट भी देख लिया। और मेरी आप आखिर में मलिक साहब आपके प्लेटफॉर्म से इस कौम के 22 करोड़ अवाम, इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम से मेरी दिली जो है ना ये मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ,
मेरे लिए दुआ करें। और अल्लाह ताला बेहतर करे। हसन अहमद साहब प्रोग्राम बिल्कुल मुख्तसर रह गया हमारे पास वक्त। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब की, जो इस वक्त सदारत के मनसब पर फायज़ हैं, लेकिन कागजात में रद्दोबदल करके जो ज़मीन ट्रस्ट की उस पर भी उनके ऊपर किस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं, किस किस्म की बातें की जा रही हैं। काश कोई उनसे भी पूछने वाला हो, लेकिन सदर को आपको पता है इम्यूनिटी हासिल होती है मुल्क के अंदर, इसलिए उनसे पूछा नहीं जा सकता। बड़े बड़े मनासब पे बैठे हुए लोग कितने छोटे छोटे काम करते हैं, ये बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे यहाँ ये होता ये है कि जो जितने बड़े मनसब पर फायज़ होता है, इतना ही उसके लिए रियायतें भी होती हैं, इतना ही वो अपने मुकदमात से बच भी जाता है। यही बदकिस्मती रही है हमारी सोसाइटी की हमेशा से। और इस वक्त सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब जो जिस मनसब पर फायज़ हैं रियासत मदीना के आइनी सरबराह के तौर पे, लेकिन अगर उन्हीं के ऊपर ज़मीन हथियाने का इल्ज़ाम लगे और उनको इम्यूनिटी हासिल होने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो सके, तो फिर एक आम आदमी क्या सोचेगा। इसी का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि ये दावे तो बड़े करते हैं, हर वक्त दयानतदारी के दावे, नेक होने के दावे, फिर साथ एक रियासत को एक साफ शफाफ रियासत बनाने के दावे, फिर रियासत मदीना की बातें, फिर करप्शन के खात्मे के नारे लगाए कि जो इतने 4-5 सालों में आपने करप्शन खात्मे के नारे सुने हैं, पाकिस्तान की तारीख में शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन करप्शन ख़त्म करने वाले किन किन जुराइम के अंदर मुलव्वस रहे हैं, ये भी आप आस्ता आस्ता देख पाएंगे। हुकूमत में होते हुए शायद बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए इनके ख़िलाफ़ बात करना, लेकिन अब हुकूमत में से निकलने के बाद भी कई लोग डंके की चोट पर वो मुकदमात जो लेके बैठे हुए थे अब सामने आके बात भी कर रहे हैं। इसी का जायज़ा लेंगे आज सदर आरिफ अलवी साहब जो ज़मीन फौजरी करके हथियार चुके हैं, उस पर हमारे साथ मौजूद है फवाद अहमद साहब, कराची से एंकर पर्सन है, नई बात प्रोग्राम करते हैं। फवाद अहमद साहब, सदर मुमलिकत तो बड़े ही शरीफ आदमी हैं और कहते हैं मैं बड़ा दयानतदार आदमी हूँ, ये फौजरी उन्होंने कैसे की? मलिक साहब, ये किस्सा यहाँ से शुरू हुआ कि अगर आप सिंध हाई कोर्ट आज से 3-4 साल पहले जाते तो आप देखते कि रोज़ाना या हर हफ्ते आपको एक फ़र्द वहाँ पर मुख्तलिफ राहदारियों के अंदर, कभी कैंटीन में बैठा हुआ, कभी जो है वो लॉन में बैठा हुआ, कभी किसी दरख्त के नीचे जो है वो सस्ताता हुआ महसूस मिलेगा आपको। वो कोई और नहीं, सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब के सगे भांजे अजमत रेहान साहब थे। जब उनसे बात हुई, मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्तों ने कहा कि यार ये परेशान है, ये मिलते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमें कहते हैं कि ख़बर चलाओ, लेकिन चूँकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब एक बड़े आदमी हैं, लिहाजा हम एहतियात करते हैं कि ख़बर को जो है वो किस तरीके से ख़बर बनाकर पेश किया जाए। खैर, मैंने 2019 दिसंबर में उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया। अजमत रेहान साहब उसमें खुद भी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम। लेकिन फवाद अहमद साहब 2014 में तो सिंध हाई कोर्ट में ये फैसला हो गया था कि जालसाजी साबित हो गई थी। जी मलिक साहब, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूं ताकि मैं आपको यहाँ तक पहुंचा दूं कि फॉर्जरी की कैसे। आरिफ अलवी साहब ने फॉर्जरी की, सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये साबित हुआ। कैसे साबित हुआ, जरा मैं आपको बताता हूँ। अजमत रेहान साहब का गुज़िश्ता सितंबर 2021 में इंतकाल हो गया। अब उनके बेटे जो हैं इस केस को देख रहे हैं और अभी उन्होंने दरख्वास्त की थी जो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली कि वो केस को प्रोसीड कर सकते हैं। यह केस था 510/1977। 1977 में आरिफ अलवी साहब ने एक केस दायर किया अपने भांजे के खिलाफ, अपने 2 भाइयों के खिलाफ और अपने बहन भाई के खिलाफ। और ये केस ये था कि जो अलवी तबलीग ट्रस्ट है उसके वो ट्रस्टी बन गए और ट्रस्टी की हैसियत से उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीन आप 4 लोग ओन करते हैं कंपनी की, एक कंपनी के टाइटल के नीचे, ये दरअसल आपकी नहीं, ये मेरी है। और उस ज़मीन को ओन करने के लिए, उस ज़मीन को हथियाने के लिए उन्होंने जो है वो कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर कर दी। अच्छा, कोर्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आरिफ अलवी साहब एक मजबूत आदमी थे, हमेशा से सियासत के अंदर है, आज से थोड़ी है, ये तो पाकिस्तान कराची के अंदर से बहुत पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। आरिफ अलवी साहब ने अपने अससूल की बुनियाद पर ये केस हर जगह से जीतते चले गए, लेकिन 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने इस केस को ब्रेकें लगाई और रिवर्स हो गया। वो ये था कि 2014 के अंदर एक CP 2056/2014 में सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस है, उन्हीं की अदालत थी, डबल बेंच में मुश्तमिल जो था, वो उसको हेड वो कर रहे थे। उसमें ये साबित होता है, जिसमें कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि ये साबित हो गया है कि 510/1977 के अंदर आरिफ अलवी साहब ने, यानी कि जो पटिशनर हैं, उन्होंने रिकॉर्ड में फॉर्जरी की थी। ये सारे मुकदमे से मेरा आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ये शायद अवामी दिलचस्पी का मुकदमा उस तरीके से ना हो, ये खानदानी तनाजा भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन खानदानी तनाजे में ऐसे फौजरी कैसे की जा सकती है कि आप अपने, आपका भांजा खुद अदालतों के धक्के खा रहा हो और आपने फौजरी कर लिए पेपर के साथ, ये खाते खाते इंतकाल कर जाए। देखिए, सिर्फ धक्के ना खा रहा हो,
खाते खाते इंतकाल कर जाए, 1977 से पे आप उस पर केस करें, जमीन आज भी वैसे की वैसी मौजूद है, वो केस आज भी सिंध हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और वो केस ये तकरीबन जीत चुके थे। अगर ये साबित ना हो जाता कि इन्होंने रिकॉर्ड में टेम्परिंग की, फर्जरी की और उसके नतीजे के अंदर जो है उन्होंने केस को अपने हक में करने की कोशिश की। मैं आपको सीपी जो है वो D 2056/2014 पढ़ के सुना देता हूं ताकि नाजरीन को समझ में आ सके कि बात क्या थी। petitioner present in person submits the certain documents of civil suit number 510/1977 were tampered with during its pendency, and in this regard an application 2327/2013 has been filed in the suit which was not decided। उसके बाद कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है from pleading it appears that some document filed with the suit were tampered during the pendency of suit। यानी कि कोर्ट ये कहता है कि ये अपीयर, ये यकीन हो गया कोर्ट को कि सूट की पेंडेंसी के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो है वो टेम्पर किया गया। और ये टेम्पर किसने किया? सूट जिसने दाखिल किया था, यानी कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी अमीरुल मोमिनीन वाली रियासत मदीना, उन्होंने टेम्परिंग की थी। इसकी बुनियाद पर अजमत रेहान साहब जब सदर बनते हैं वो आरिफ अलवी साहब, तो उनके खिलाफ कोर्ट में भी जाते हैं कि चूंकि फॉर्जरी का एक मुलजिम है, मुजरिम है बल्कि, लिहाजा जो है वो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो देखिए मलिक साहब, इस तरह के केसेस तो खानदानी तनाजे के चलते हैं कि एक भांजे ने भाई के ऊपर लेकिन फिर दावेदार ना बने ना जी कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, हम करप्शन का खात्मा चाहते हैं, तकारीर ना झाड़े ना। अगर आप खुद फौजरी करते हैं, अपने ख़ानदान की ज़मीनें हथियाने के लिए फ्रॉड करते हैं, तो फिर आप लोगों को लेक्चर ना देना जी, इतना सा मसला है। आप डॉक्यूमेंट्स टेम्पर करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके हक में केस हो जाए, आप केस का फैसला आपके हक में हो जाए और आप अपने भाई की, अपने भांजे की, अपने बहन भाई की ज़मीन जो है हथिया लें। तो ये सारी सूरत कोर्ट के अंदर साबित हुई और जिसके बाद कोर्ट के अंदर जो है वो नया रुख केस ने इख्तियार किया और वो केस जो आरिफ अलवी साहब सुप्रीम कोर्ट तक जीतते हुए चले गए थे, उसको एक रिवर्स गियर लगा और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो उनका भांजा था अजमत रेहान साहब, वो तकरीबन 30, 35, 40 साल कोर्टों के धक्के खाने के बाद, रोज मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मिलने के बाद, आप देखें ना कि एक फर्द जो है रोज मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ बैठा, उनसे दरखास्त कर रहा हूँ कि यार मैं फंसा हूँ, मेरी ज़मीन पे जो है वो आरिफ अलवी साहब कब्जा करना चाहते हैं, मेरे सगे मामू हैं सदर पाकिस्तान बन गए, मैं क्या करूँ। तो देखें इससे बड़ी क्या बेबसी होगी और इस बेबसी के आलम के अंदर ही वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए। और फिर आप एक जानिब ये कहें कि जी रियासत मदीना आप बनाना चाहते हैं, फिर आप एक जानिब ये कहें। बिल्कुल ठीक है जी मलिक, ठीक है फवाद साहब, बिल्कुल इंशाअल्लाह ये भी आप वक्त देखेंगे कि हर किसी को अपना जवाबदेही का जो है वो एक मौका ज़रूर मिलेगा कि उसको जवाब तो देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आरिफ अलवी साहब कितना अर्सा सदर रहते हैं, सदारत से भी उतरेंगे तो अपने उसी भांजे के एक मुकदमे का सामना भी करेंगे जहाँ उन्होंने फौजरी करके अपने ही ख़ानदान की ज़मीन हथियाने की कोशिश की है। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुखैर हज़रात बढ़ चढ़ कर अपने गरीब भाइयों की खिदमत करने के लिए जहाँ सर तोड़ की कोशिशें करते हैं, ज़कात और सदक़ात देते हैं, खैरात करते हैं, वहाँ तंजीम में भी आगे बढ़ के मुश्किलात आम आदमी की कम करने के लिए कोशिश करते हैं। दावत इस्लामी एक तबलीगी जमात, दीन की तबलीग करने वाली, लेकिन साथ साथ फलाही मनसूबों पर भी अपना काम जारी रखे हुए है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रुकन शुरा दावत इस्लामी हाजी याफूर अत्तारी साहब। उनसे पूछेंगे कि इस माह में जो उन्होंने गरीबों में राशन बांटे, गरीबों की मुश्किलात कम करने के लिए उनकी सपोर्ट की, वो इससे कैसा समझते हैं और दीगर जो तंजीमें हैं उनके लिए भी एक ये कम से कम आइडियल सिचुएशन बनती है, आईना होता है कि वो लोग आगे बढ़ के गरीबों की मदद करें। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे दावत इस्लामी के मरकज़ी शुरा के रुकन हाजी याफूर अत्तारी साहब। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद हैं दावत इस्लामी के मरकज़ी शुरा के रुकन जनाब हाजी याफूर रज़ा अत्तारी साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि दावत इस्लामी एक तरफ तबलीग का काम करती है, दूसरी तरफ रमज़ान मुक़द्दस मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर और उससे हट के भी पूरा साल ब्लड कैम्प, मुखैर हज़रात से के तावन से राशन की तकसीम, लंगर खाने, बहुत से काम करती है। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। शुक्रिया मलिक साहब आपका। हाजी साहब, एक अमूमी तासर हमारे यहाँ ये है कि मजहबी जमातें तबलीग का काम करें, ये सोशल वेलफेयर ये उनका काम नहीं है, वो अक्सर एतराज़ भी किया जाता है। दावत इस्लामी ने अपने आप को पूरा इस तरफ कैसे डाला? मैं आपका शुक्रिया करता हूँ मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इन्वाइट किया और मौका दिया बात करने का। अब देखें जो तबलीग का काम है ये भी तो वेलफेयर है ना। किसी शख्स को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के रस्ते से हटाकर, जहन्नम के रस्ते से हटाकर जन्नत पे लगा दिया, आप बताइए इससे बड़ी वेलफेयर क्या है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तबलीग में ही बताया गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को नफ़ा दे।
तो लोगों को नफ़ा देने के जो भी काम है वो तो दावत इस्लामी करेगी। उनको दीन सिखाना, उन तक दीन पहुंचाना, बिल्कुल दीन उनकी सिखाना। मुश्किलात हल करना, बिल्कुल। उनकी मजबूर लोगों के बेकस लोगों की मजबूर मदद लोगों करना। की मदद करना, जो वालिदैन मजबूर हैं उनके औलादों को राह रास्त पर लाकर फर्मा बरदार बनाना, जो शोहर घर नहीं आते उनको घर के मामलात को समझाकर बीवी मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, ये स्पीचेस के ज़रिए, मोटिवेशन के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए है। और वो बच्चे जो बेचारे परेशान हाल हैं उनके वालिदैन को समझाना कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिद की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा ये है कि जो वालिद अपने औलाद की तरबियत करता है, अच्छी तरबियत करता है। तो ये पूरा सारा काम वेलफेयर का ही है। लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन, ब्लड कैंप बनाना, ये ख्याल कैसे आया? और फिर ख़ास तौर पर आजकल लोग सवाल करते हैं कि क्या रोज़े की हालत में ब्लड दिया जा सकता है? जी, मैं इसलिए मलिक साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि दावत इस्लामी के अमीर और बानी मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने इस हवाले से जो बयान दिया है, पहले वो अगर चलवा दे तो उसको सुन लेते हैं। फिर अपना मखदूम साहब हमारे पास है मौलाना इलियास कादरी साहब का बयान इस हवाले से, इधर चलाइए, दिखाइएगा नाज़रीन को। जो रोज़े की हालत में या रमज़ान मुबारक की वजह से ब्लड नहीं दे पा रहे, इस वजह से हो सकता है इनको कोई वसवसे हों, तो इनके लिए भी कुछ आप मदनी फूल दें। रमज़ान शरीफ में तो नेकी का अजर बढ़ जाता है और रोज़े में ब्लड देने से रोज़ा नहीं टूटता। ये बिल्कुल आप ब्लड दें, दिन में दें, रात में दें। अगर आपको लगता है कि कमज़ोरी हो जाएगी, रोज़ा पूरा नहीं कर पाएंगे, तो भले रात में दे दें। हिम्मत करें, आगे बढ़ें। और अब मैं खुशखबरी सुनना चाहता हूँ कि जो खून की कमी है वो पूरी हो गई और ज़्यादा हो गया खून। इसका मतलब है कि ब्लड दिया जा सकता है रोज़े की हालत में जी भी। बिल्कुल ब्लड दिया जा सकता है रोज़े की हालत में। कितने आपने ब्लड बैंक्स कैंप किया कर लिया? देखिए जी, सबसे पहले जो ख्याल आया वो तो आया कोविड के दिनों में। अच्छा। कि जब दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा से रब्ता किया गया उन इदारों की तरफ से जो थैलीसीमिया, जब लोगों के प्लेटलेट्स कम हुए कोरोना के दिनों में। असल में ये लेते हैं ज़्यादातर पुलिस लाइन से, तो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स से, तो हॉस्टलों से, इस तरह। तो जब सब कुछ ही खाली हो गया तो इनको ज़रूरत पेश आई कि अब हमारे पास कोई हम ब्लड कहाँ से लेंगे। तो फिर रब्ता किया तो अमीर अहले सुन्नत शूरा की तरफ से अमीर अहले सुन्नत से मशवरा किया गया। अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी ने फरमाया कि मेरी एज 72 साल है, अगर मेरा खून काम आता तो ले लें, मुझे भी ले लें, मुझसे भी ले लें। ये तो बड़ा काम है, सवाब का काम है, सादत की बात है, दें आप। तो दावत इस्लामी ने पिछले मलिक साहब आप अगर गौर करें तो 50,000 बैग्स दिए हैं पिछले 1.5 साल में, डोनेट किए हैं। 52,000 बैग, 50,000, यस। और ये चंद दिन 2-3 दिन पहले मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने ऐलान किया है 2,000 बैग इन 3 दिन में हम डोनेट कर चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। और चूंकि दावत इस्लामी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक ग्रॉस रूट लेवल से मोहल्ले से शुरू होता है और फिर मोहल्ले के ऊपर इलाका है, फिर उसके ऊपर चलते 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 हम सूबा तक आते हैं, सूबे से मुल्की सतह पर आते हैं। तो हमारे पास ग्रॉस रूट लेवल पर वर्कर मौजूद हैं। बस एक इंडिकेशन होता है उनको, ये दस्तरखान भी उसी तरीके से चल रहे हैं निचली सतह जी पे? जी जी, बिल्कुल निचली सतह पर, बाजोड़ में, खैबर में, लाहौर में, पिशावर में, फैसलाबाद में, कोयटा में, कराची में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर दावत इस्लामी वाले इफ्तार दस्तरखान भी लगा रहे हैं, गरीबों को खाना भी खिला रहे हैं। कोई भी गरीब आए खाना खाए, इफ्तारी बिल्कुल करे। आए गरीब आए खाना खाए। और दावत इस्लामी वाले घरों पे रोशन भी पहुंचा रहे हैं। हमारे पास डाटा मौजूद है। चूंकि मैंने अर्ज़ की ना कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, हमारी जो तंजीमी सेटअप है, बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल पर है। हम गली मोहल्ले से भी वेरिफिकेशन करवा कर फिर उन लोगों के घरों तक राशन देकर आते हैं। लाइन नहीं लगवाते, बुलवाते नहीं है ना, उनके घर तक जो घर का सामान नहीं खरीद सकते उनके घर में, उनके घर तक खुद सामान पहुंचा कर आते और ये डाटा नीचे आपकी तंजीम में डाटा मौजूद है हमारे पास। वेरिफिकेशन का तरीकाकार क्या होता हैं। है? वेरिफिकेशन देखें जी, सबसे ज़रूरी बात है, मुझे पता कि आपका घर की तरह है, तो आपके हमसायों में उस दिन मुझे जब अल्लाह ताला आपकी वालिदा को गरीक रहमत फरमाए, मैं फातह खानी के लिए हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि बिल्कुल साथ ही आपके हमसायों हमारे दोस्त भी रहते हैं। तो उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया, जी आप मलिक साहब के घर आए तो हमारे घर भी आए, उन्होंने चाय भी पिलाई। अब उनके बारे में पूछ रहे हैं तो हमसाये से आपसे पूछ लूँगा, आपके बारे में पूछ रहे थे उनसे पूछ लूँगा। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे कैसे पता चले कि मैंने अच्छा किया या मैंने बुरा किया? तो मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर तेरा हमसाया कहे कि तूने अच्छा किया और अगर तो तूने अच्छा किया, और अगर तेरा हमसाया कहे कि तूने बुरा किया तो तूने बुरा किया। हु विल गिव द करेक्टर सर्टिफिकेट इन इस्लाम? तो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना हमसाया देता है। हम मेरी आपके तवज्जो से नाजरीन से भी दरख्वास्त है कि देखें, हमसायों को पता होता है किसके घर से क्या आवाज़ आ रही है, किसके घर के हालात क्या हैं, किसके क्या है। तो हमें प्लीज़ इस महीने में कुशादगी का महीना है, अल्लाह तबारक व तआला बंदों का रिस्क बढ़ा देता है, तो हम भी गरीबों की तरफ ख़जाने खोल दें, हम भी अपने बैंक अकाउंट्स की तरफ गौर कर लें।
कोई जो फॉरेन करेंसी रखी हुई है उस पर संभाल के उसको उधर गौर कर लें, जो प्राइस बॉन्ड रखे उधर गौर कर लें, कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों पे खर्च करें। दिया रब ने है, हम तो बिल्कुल ऐसे पैदा हुए थे खाली हाथ। बाख्तियार लोगों के लिए और रमज़ान मुबारक में बाअसर लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? मेरी दरख्वास्त यह है कि बाअसर और बाख्तियार बहुत लोग आए दुनिया में। कारून जो है उसका तस्करा हुआ कुरान मजीद में कि उसके ख़जाने की चाबियाँ 40 ताकतवर आदमी उठाया करते थे, इतना ख़जाना था उसके पास। बड़े बाख्तियार लोग आए, आज उनका तारीख़ में नाम भी नहीं है, आज उनको कोई नहीं जानता। बहरहाल नाम उन्हीं के हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह के बंदों की मदद की, अल्लाह के दीन की खिदमत की, अल्लाह की मखलूक की बिल्कुल मदद, अल्लाह की मखलूक की खिदमत, अल्लाह के दीन की खिदमत। अल्लाह देखे मखलूक को अल्लाह का कुंभा कहा गया है, बिल्कुल ठीक है। तो रिस्क रब ने देना है और जरिया अगर मैं मलिक साहब एक आपके तवज्जो से बात करूंगा, कोई फैक्ट्री ओनर को देखता हूँ ना बाज़ औक़ात में, तो मैं सोचता हूँ यार ये पैसे कमा रहे हैं, ये नहीं, ये 200 खानदानों को पाल रहा है, इसके सदक़े से अल्लाह इसको रिस्क दे रहा है। इसके ज़रिए से 200 खानदानों को, 2000 खानदानों को, 3000 खानदानों को इसके ज़रिए से रिस्क मिल रहा है। इस वजह से तो जो आज फैक्ट्री ओनर हैं, मिल ओनर हैं, या जिनको अल्लाह ने वुसअत दिया माल में, वो ये सोचे कि मेरे ज़रिए से रोज़गार मिल रहा है, उनके सदक़े से मुझे भी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी याफूर आपका रज़ा शुक्रिया, तारिक साहब, आपको शुक्रिया तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह फिर भी आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।